This podcast is proudly supported by GAIL India Limited under its Corporate Social Responsibility Initiative. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रेडियो उड़ान के सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, मैं आरजे गौरी आप सभी को स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूँ रेडियो उड़ान और कम्युनिटी कलर्स इस शो पर अपना प्यार बनाए रखने के लिए, अपना साथ बनाए रखने के लिए। दोस्तों, हमारे लिसनर्स से होने वाला हमारा कम्युनिकेशन हमें प्रेरणा देता रहता है कि हम कम्युनिटी कलर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक वो इन्फॉर्मेशन लेके आए जिससे आपका नॉलेज अपडेटेड रह सके, जिससे देश और दुनिया में हो रही लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप सुनते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे और इसका रिपीट टेलीकास्ट रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर आता है शनिवार दोपहर 4 बजे। दोस्तों, अगर आप रेडियो उड़ान का कोई भी प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो इसे हम हमारे YouTube चैनल पर भी अपलोड करते हैं और साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी रेडियो उड़ान को फॉलो करें। जी हाँ, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा और साथ ही एक्स के माध्यम से भी जुड़े रहें ताकि रेडियो उड़ान के सभी कार्यक्रमों की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए ये साथ यूं ही बनाए रखते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। सबसे पहले सुनते हैं आज के प्रोग्राम में कवर की जाने वाली न्यूज की हेडलाइंस। दिव्यांग अभ्यर्थी को एमबीबीएस के लिए अयोग्य बताने से पहले बतानी होगी कार्यात्मक कमी, राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट से समय रैना को मिले सच्ची कोशिशों के अच्छे नतीजे, इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में एफआईआर रद्द। हादसे में दिव्यांग को भारी मुआवजा, हेलमेट न पहनना लापरवाही नहीं, दिल्ली एमएसीटी का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांगजनों के लिए फिल्मों को अधिक सुलभ बनाने पर दिया जोर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर उत्तर मध्य रेलवे ने डॉक्यूमेंट्री जारी की। चंडीगढ़ में नेत्रहीन बेरोजगारों का संघर्ष, 14 अगस्त की बैठक बेनतीजा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दिव्यांगजनों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। यूपी में जन सुनवाई के दौरान अनोखा मामला सामने आया, युवक बोला मेरा फर्जी खाता बनाकर दिव्यांग पेंशन ली जा रही है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होंगे मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल और पैरा एथलीट एकता भ्यान। लॉर्ड्स की बालकनी में सौरव गांगुली स्टाइल सेलिब्रेशन, भारतीय दिव्यांग टीम ने इंग्लैंड को हराकर उतारी शर्ट। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में खबर सुनते हैं राजस्थान हाईकोर्ट से। राजस्थान हाईकोर्ट ने बाएं हाथ के जन्मजात विकार के आधार पर एमबीबीएस स्टूडेंट को मेडिकल शिक्षा के लिए अयोग्य घोषित करने वाली मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दिव्यांगता या शारीरिक विकास के आधार पर किसी भी स्टूडेंट को एमबीबीएस कोर्स के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। मेडिकल बोर्ड को ये स्पष्ट करना होगा कि छात्र में कौन सी विशिष्ट कार्यात्मक कमी है और वो कमी मेडिकल कोर्स पूरा करने में किस तरह बाधा बनती है। दोस्तों, जस्टिस नूपुर भाटी की पीठ ने कहा है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि याचिकाकर्ता कौन सा विशिष्ट कार्य करने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उसके बाएं ऊपरी अंग की विकृति एमबीबीएस की पढ़ाई और प्रशिक्षण में किस तरह से बाधा डाल सकती है। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में सहायक उपकरणों और उचित सुविधाओं के माध्यम से स्टूडेंट को कोर्स पूरा करने की संभावनाओं का आकलन भी नहीं किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट के दाहिने हाथ की कार्यक्षमता को भी ध्यान में नहीं रखा गया।
जबकि उसका प्रमुख हाथ दाहिना था और पूरी तरह से सक्षम था। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मामला वर्ष 2023 की नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा हुआ है। परीक्षा के बाद याचिकाकर्ता को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसके बाद मेडिकल बोर्ड ने उनका दोबारा परीक्षण किया और बाएं ऊपरी अंग में विकृति का हवाला देते हुए उन्हें मेडिकल कोर्स के लिए अयोग्य बताया गया था। दोस्तों, हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को अपूर्ण और कारणों से रहित मानते हुए स्टूडेंट की याचिका स्वीकार की। अदालत ने स्पष्ट किया कि छात्र के दाहिने हाथ की पूरी कार्यक्षमता को नजरअंदाज करना भी महत्वपूर्ण कमी थी, क्योंकि उसकी समस्या बाएं हाथ से संबंधित थी। इन आधारों पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को MBBS कोर्स जारी रखने के लिए पात्र माना है और उसके खिलाफ मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी अयोग्यता निष्कर्ष को राहत प्रदान की है। दोस्तों, अब एक अपडेट सुनते हैं समय रैना केस में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना सहित 5 हास्य कलाकारों के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर दिया है। ये कानूनी विवाद उनके लोकप्रिय शो इंडियाज गॉट टैलेंट के दौरान दिव्यांगजनों को लेकर की गई कथित अशोभनीय और असंवेदनशील टिप्पणियों से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है और समय रैना के अलावा विपुल गोयल, बलराज, परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर को इस आपराधिक मामले से पूरी तरह से मुक्त किया है। अदालत ने इन युवा कलाकारों को राहत भी दी और साथ ही दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों और फंड रेजिंग आयोजनों की खुलकर सराहना की। दोस्तों, CJI की अदालत ने कहा कि ये युवा बहुत होनहार है। उन्होंने कहा कि जब सच्चे प्रयास किए जाते हैं तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलते हैं। वे बेहद होनहार युवा हैं। अगर उन्होंने सकारात्मक दिशा में काम शुरू किया है तो सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। इसके बाद कोर्ट ने दिव्यांग लोगों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी 6 से 10 आरोपी कॉमेडियन से संबंधित मामला बंद किया जाता है। प्रतिवादी 6-10 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाती है। इससे जुड़ी अन्य सभी कार्यवाही भी रद्द की जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे भी सुनवाई करेगा ताकि दिव्यांग लोगों से सुझाव लिए जा सके कि ऐसे कंटेंट पर बेहतर निगरानी कैसे सुनिश्चित की जाए और ऐसे मुद्दों पर उचित निर्देश तैयार किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट का ये विवादित एपिसोड 14 नवंबर 2024 को खार हैबिटेट में शूट किया गया था और बाद में YouTube पर समय रैना के चैनल पर प्रसारित किया गया। इस कॉमेडी शो में शामिल कई लोगों पर अश्लील और असंवेदनशील टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। जिन लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे उनमें पॉडकास्ट शो होस्ट और कंटेंट क्रिएटर रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स भी शामिल थे। हालांकि रणवीर के खिलाफ दर्ज मामलों में राहत की मांग वाली याचिका अब भी शीर्ष अदालत में लंबित है। कोर्ट ने उन्हें पहले गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी। समय रैना के विवादित शो इंडियाज गॉट टैलेंट का हिस्सा रहे अन्य लोग जिन्हें आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ा, उनमें यूट्यूब आशीष चंचलानी भी शामिल है। क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन नामक एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें समय रैना और 3 अन्य लोगों पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA के इलाज के ज्यादा खर्च को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। समय रैना पर ऐसी विकलांगता वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाने का भी आरोप था। ये याचिका ऐसे ऑनलाइन कंटेंट के प्रसारण के लिए नियम बनाने की मांग को लेकर दायर की थी जो विकलांग लोगों के जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। इससे पहले नवंबर 2025 में कोर्ट ने समय रैना और फाउंडेशन की याचिका में नामजद अन्य कॉमेडियंस को निर्देश दिया था कि वे विकलांग लोगों के इलाज के लिए बनाए गए फंड में पैसे जमा करने के लिए महीने में कम से कम 2 कार्यक्रम आयोजित करें
उन्हें विकलांग लोगों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करने का निर्देश भी दिया गया था। हालांकि एनजीओ ने कोर्ट को बाद में बताया कि समय रैना ने किसी भी शो में शामिल होने के लिए उनसे या किसी भी अन्य विकलांग व्यक्ति से कभी संपर्क नहीं किया। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। पटियाला हाउस स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT ने वर्ष 2020 के सड़क हादसे में 88% स्थायी दिव्यांगता का शिकार हुए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नीलमणि चौहान को 2.92 करोड़ रुपए से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें नीलमणि चौहान के हेलमेट नहीं पहनने को हादसे के लिए उनकी लापरवाही बताया गया था। दोस्तों, पीठासीन अधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने कहा कि सिर्फ यातायात नियम का उल्लंघन अपने आप में सहभागी लापरवाही नहीं बन सकता जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उस उल्लंघन की वजह से हादसा हुआ है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि हेलमेट नहीं पहनना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध हो सकता है, लेकिन इसे तब तक हादसे का कारण मानकर पीड़ित की लापरवाही नहीं कहा जा सकता जब तक उसका हादसे से सीधा संबंध ना हो। दोस्तों, इस हादसे में नीलमणि चौहान जी की याचिका के मुताबिक 30 दिसंबर 2020 को 2 पहिया वाहन से वे जा रहे थे, तभी तेज और लापरवाही से कार चला रहे कार चालक रमेश ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें पैराप्लेजिया और न्यूरोजेनिक ब्लैडर के साथ रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। कोर्ट ने माना कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम काफी भागदौड़ वाला होता है और नीलमणि चौहान की स्थिति को देखते हुए वे भविष्य में ये काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि डेस्क जॉब करने के लिए भी उन्हें पूर्णकालिक अटेंडेंट की जरूरत होगी। ट्रिब्यूनल ने भविष्य की आय के नुकसान, इलाज, अटेंडेंट समेत विभिन्न मुद्दों में मुआवजा तय किया। बीमा कंपनी IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने हादसे को फर्जी बताते हुए दावा खारिज करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने कहा कि यदि बीमा कंपनी हादसा फर्जी होने की आशंका कर रही थी तो जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित DCP के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे जांच अधिकारी की जांच और निष्कर्षों पर अविश्वास किया जा सके। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बडी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बडी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyup.network पर। बडी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। खबरें अब सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, बल्कि हर जुबान में आप तक पहुंचेंगी। रेडियो उड़ान लाया है कम्युनिटी कलर्स डिसेबिलिटी न्यूज बुलेटिन, अब कन्नड़ भाषा में भी। ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। रेडियो उड़ान प्राउडली इन कोलैबोरेशन विद मित्रा ज्योति हर रविवार शाम 6 बजे लेकर आएंगे कम्युनिटी कलर्स कन्नड़ में। सुनिए रेडियो उड़ान पर और रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पर। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस न मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है।
अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivam.sharma@csrl.in। हर स्पेस एक कहानी कहती है। कुछ स्पेसेस धीरे से कहती हैं वेलकम, आइए, और कुछ अनजाने में कह जाती हैं दिस वॉजंट डिजाइन्ड फॉर यू, ये जगह आपके लिए नहीं बनी। इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं कहानियों को समझेंगे, एक कन्वर्सेशन, एक जगह और एक यूनिवर्सल डिजाइन एलिमेंट। एक एक करके आप सुनेंगे डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी, एक पॉडकास्ट सीरीज जो रेडियो उड़ान द्वारा एक्सेस अलाय के साथ प्रेजेंट की जा रही है। एक्सेस अलाय जो इनेबल मी एक्सेस का एक इनिशिएटिव है। मिलकर हम तैयार कर रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स, वो लोग जो ऐसी स्पेसेस डिजाइन करेंगे जो सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं बल्कि ट्रूली इंक्लूसिव होंगी और सबके लिए काम करेंगी। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए www.enableme-access.com और जुड़िए एक्सेस अलाय कोहोर्ट के साथ। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं दिल्ली हाईकोर्ट से। फिल्मों को दिव्यांगजनों के लिए अधिक सुलभ बनाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यापक समाधान तलाशने पर जोर दिया है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को संयुक्त बैठक कर ऐसा व्यावहारिक समाधान तलाशने के निर्देश दिए हैं जिससे दिव्यांग व्यक्ति भी फिल्मों का आनंद अन्य दर्शकों की तरह समान रूप से उठा सके। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दृष्टिबाधित याचिकाकर्ता राहुल बजाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामला केवल फिल्म पुष्पा 2 द रूल तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने सभी हितधारकों को 1 सप्ताह के भीतर बैठक करने और इसके बाद 2 सप्ताह के भीतर सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2026 को होगी। दोस्तों, याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी परेशानी केवल पुष्पा 2 को लेकर नहीं है बल्कि फिल्मों तक दिव्यांगजनों की समान पहुंच से जुड़ा व्यापक मुद्दा है। दृष्टि बाधित होने के कारण उन्हें फिल्मों को समझने और देखने में उन सुविधाओं के अभाव में परेशानी होती है जो अन्य दर्शकों के लिए सहज रूप से उपलब्ध है। याचिका में फिल्मों में ऑडियो डिस्क्रिप्शन, समान भाषा में क्लोज्ड कैप्शन या सबटाइटल और भारतीय सांकेतिक भाषा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। आरोप है कि नियम और दिशा निर्देश होने के बावजूद इन सुविधाओं को सभी फिल्मों और सभी सिनेमाघरों में समान रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाता। याचिकाकर्ता का कहना था कि जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होती भी हैं, वहां उन्हें कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों तक ही सीमित रखा जाता है। कई बार इन सुविधाओं के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है, जिससे कि दिव्यांग दर्शकों के लिए पूरी प्रक्रिया और अधिक मुश्किल हो जाती है।
याचिका में केवल सिनेमाघरों में सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग नहीं है, इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स और फिल्मों के अन्य माध्यमों में भी अभिगम्यता मानक लागू करने, सिनेमाघरों में सहायक उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराने तथा दिव्यांगों के लिए अनुपयुक्त डिजिटल टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने ये भी मांग की है कि ऐसी फिल्मों की जानकारी सार्वजनिक की जाए जिनमें सुलभता सुविधाएं उपलब्ध हैं और जिनमें ये सुविधाएं नहीं हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत संबंधित पक्षों पर मौद्रिक दंड लगाने की मांग भी की गई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि पुष्पा 2 से संबंधित शिकायत का समाधान किया जा चुका है और आवश्यक कदम उठाए गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने मामले के व्यापक पहलू को देखते हुए सभी पक्षों को साथ बैठकर दिव्यांगजनों के लिए फिल्मों की पहुंच से जुड़ी समस्याओं पर विचार करने और व्यावहारिक समाधान निकालने का निर्देश दिया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर उत्तर मध्य रेलवे ने डॉक्यूमेंट्री जारी की। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं उत्तर मध्य रेलवे की। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने सुगम्यता से आत्मनिर्भरता तक इस नाम से एक डॉक्यूमेंट्री का अनावरण किया है जो दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और सुगम सुविधाओं को दर्शाती है। दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है सुगम्यता से आत्मनिर्भरता तक। जनसंपर्क विभाग की ओर से तैयार डॉक्यूमेंट्री में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और सुगम सुविधाओं को दर्शाया गया है। उत्तर मध्य रेलवे में 8,256 संविदा कर्मचारियों में करीब 500 दिव्यांगजन यात्री सेवा और परिचालन से जुड़ी विभिन्न भूमिकाओं में कार्यरत है। नियमित कैडर में 784 दिव्यांग कर्मचारी है, जबकि 100 दिव्यांग युवा एक्ट अप्रेंटिस के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में रैंप, लिफ्ट, ब्रेल संकेतक, व्हील चेयर और बैटरी वाहन जैसी सुविधाओं को भी दिखाया गया है। दोस्तों, खबर सुनते हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में नेत्रहीन बेरोजगारों का आंदोलन तेज हो गया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग सेक्टर 34 के बाहर लगातार धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में पंजाब विधानसभा की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार की टालमटोल नीति की कड़ी निंदा की और जोरदार नारे लगाए। आंदोलन का नेतृत्व संगरूर के अध्यक्ष निर्मल सिंह बराड़वाल और धूरी के उपाध्यक्ष बलजिंदर सिंह ने किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे रहीं दिव्यांग श्रेणी के लिए लंबित पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत तुरंत भरने की, दृष्टिबाधित छात्रों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करने की, दिव्यांग पेंशन को 1,500 से बढ़ाकर 5,000 रूपए करने की, यात्रा भत्ता 1,000 रूपए से बढ़ाकर 2,000 रूपए करने की। साथ ही जिन महीनों में भत्ता रोका गया था उसका बकाया भी जारी करने के लिए कहा गया। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि 14 अगस्त को हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अन्य अधिकारियों से बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। नेताओं ने इसे समय की बर्बादी बताया और कहा कि अधिकारी केवल लंबी तारीखें देते रहे। अब आंदोलनकारी संगठनों ने घोषणा की है कि वे पंजाब भर से दिव्यांगजन बड़ी समस्या में इकट्ठा करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि इस कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और प्रशासन की होगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश से। गोंडा में कांग्रेस निःशक्तजन विकलांग प्रकोष्ठ के बैनर तले सैकड़ों दिव्यांगजनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव अरुण कुमार तिवारी ने नेतृत्व में दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित टिन शेड के नीचे प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम प्रियंका निरंजन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को संवेदनशीलता के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं का लाभ आसानी से मिलना चाहिए। दिव्यांगों ने वर्तमान मिल रही 1,000 रुपए मासिक पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करने की मांग की। इसके साथ ही सभी दिव्यांगजनों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने और पात्र परिवारों को अंत्योदय जारी करने की मांग भी उठाई गई। ज्ञापन में जिला अस्पतालों में दिव्यांगों के लिए अलग काउंटर स्थापन करने की मांग की गई ताकि उन्हें पर्चा बनवाने और दवा लेने के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। 12 सूत्री मांग पत्र में दिव्यांगजनों को नए बिजली कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराने और बिजली बिल पूरी तरह माफ करने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में सुरक्षित और सुविधाजनक दिव्यांग आश्रम स्थापित करने की मांग की गई। दिव्यांगों ने सभी सरकारी कार्यालयों और पुलिस थानों में उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग उठाई। साथ ही दिव्यांगजन कल्याण सहायता केंद्र स्थापित करने की भी मांग की गई, जहां सरकारी योजनाओं और अन्य सुविधाओं की जानकारी व सहायता मिल सके। दोस्तों, ज्ञापन में सरकारी सेवाओं में दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग भी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र दिव्यांगों को सरकारी आवास योजनाओं का लाभ देने और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका की दुकानों के आवंटन में विशेष आरक्षण देने की अपील भी की गई। दोस्तों, प्रदेश सचिव अरुण कुमार तिवारी ने चेतावनी दी कि सरकार ने 10 दिनों के भीतर दिव्यांगों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो संगठन बड़े स्तर पर जन आंदोलन करने पर मजबूर होगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन से। यूपी के जालौन जिले से एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर शिकायतकर्ता ने जन सुनवाई के दौरान अपने नाम से फर्जी बैंक खाता खोलकर सरकारी योजनाओं का लाभ हड़पने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि वो पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन उनके खाते में दिव्यांग पेंशन योजना की किश्तें आ रही हैं। पीड़ित का कहना है कि वर्ष 2018 में उनकी बेटी की शादी के बाद सरकारी शादी अनुदान दिलाने के नाम पर गांव के ही एक व्यक्ति ने उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और शादी के कार्ड की फोटोकॉपी ली थी। इन्हीं दस्तावेजों का दुरुपयोग करके उनके नाम से एक बैंक की कुठौज शाखा में फर्जी विकलांग खाता खोल दिया गया। पीड़ित ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फर्जी खाते को बंद करवाने की मांग की है। दोस्तों, दरअसल ग्राम अटरिया निवासी उमाचरण सिंह के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी राधा की शादी 6 मई 2018 को ग्राम लोहई दिवारा ब्लॉक कुठौंद निवासी धीरेन्द्र प्रताप के साथ की थी। शादी के करीब 1 महीने बाद ग्राम लोही दिवारा निवासी संजीव सिंह पुत्र देवेंद्र सिंह उनके पास पहुंचे। आरोप है कि संजीव सिंह ने पीड़ित से कहा कि वो उसकी बेटी की शादी का सरकारी अनुदान दिला सकता है। इसके लिए शादी का कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक की जरूरत होगी। सरकारी शादी अनुदान के रूप में 40,000 रुपए दिलाने का भरोसा मिलने पर पीड़ित ने विश्वास करते हुए अगले दिन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराकर उसे दे दी। पीड़ित का कहना है कि इसके बाद वो कई बार संजीव से शादी के अनुदान की रकम के बारे में पूछता रहा, लेकिन हर बार बजट नहीं मिलने का हवाला देकर टाल दिया गया। पीड़ित के अनुसार इस फर्जीवाड़े की जानकारी उन्हें उस समय हुई जब उनके खाते में आने वाली पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना बंद हो गया। परेशान होकर वो कृषि कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों ने रिकॉर्ड की जांच करने के बाद उन्हें बताया कि उनके नाम किसान सम्मान निधि की रकम इस बैंक कुठौज शाखा के एक खाते में भेजी जा रही है। कृषि विभाग से स्टेटमेंट निकलवाने के बाद पीड़ित को फर्जी बैंक खाते की जानकारी मिली। बैंक मैनेजर ने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड देखने के बाद खाते की जानकारी उन्हें दी। उनके मुताबिक खाता खोलने के लिए लाए गए दस्तावेज उनके पास थे, लेकिन खाते में लगी फोटो किसी अन्य व्यक्ति की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके नाम पर खोले गए फर्जी विकलांग खाते और बनाए गए विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर 2018 से विकलांग पेंशन भी निकाली जा रही है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि बैंक के खाते का पूरा स्टेटमेंट निकलवाकर ये पता लगाया जाए कि किन किन सरकारी योजनाओं की रकम इसमें आई है।
दोस्तों, पूरा प्रकरण जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने जांच अपर अधिकारी राजीव कुमार को सौंपा है। साथ ही जल्द से जल्द फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों, खबर सुनते हैं हरियाणा से। खेल जगत में हिसार की एक पहचान को एक बार फिर बड़ी उपलब्धि मिली है। जिले के 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों पैरा एथलीट एकता भ्यान और मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों में हालिया प्रदर्शन ने भी 4 चांद लगाए हैं। खासकर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में नरेंद्र बेरवाल ने 90 से ज्यादा 90+ किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। भारत के लिए ये राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 10 पदक जीते। इनमें 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल हैं। हिसार में रोजगार विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर पदस्थ एकता भ्यान की कहानी भी संघर्ष और हौसले की मिसाल है। सड़क हादसे में पैरों से दिव्यांग होने के बाद उन्होंने खेलों को अपनी ताकत बना लिया और क्लब और डिस्कस थ्रो में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। एकता राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कई पदक जीत चुकी हैं और उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांग रोल मॉडल के रूप में भी चुना है। दोस्तों, सोरखी गांव के नरेंद्र बोरवाल ने भी मुक्केबाजी में लगातार अपनी पहचान मजबूत की है। इन दोनों को ही अर्जुन अवार्ड के लिए चुना जाना हिसार के खेल के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दोनों खिलाड़ियों ने अलग अलग परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। एकता पैरा खेलों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी है। वहीं नरेंद्र ने मुक्केबाजी के हेवी वेट वर्ग में भारत की उम्मीदों को मजबूत किया। इन दोनों खिलाड़ियों के नाम अर्जुन अवार्ड्स के लिए अनुशंसित 24 खिलाड़ियों की सूची में शामिल किए गए थे। अब इन दोनों को अर्जुन सम्मान मिलने से हिसार की खेल प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी पहचान मिलेगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं लंदन के लॉर्ड्स से। लॉर्ड्स की ऐतिहासिक बालकनी में सौरव गांगुली का वो सेलिब्रेशन भला कौन भूल सकता है, जब उन्होंने इंग्लैंड को 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी में हराकर हवा में अपनी शर्ट लहराई थी। भारतीय क्रिकेट का वो आइकॉनिक सीन एक बार फिर रिक्रिएट किया गया है। भारतीय मिक्स्ड डिसेबिलिटी टीम ने 19 अगस्त को लॉर्ड्स में इंग्लैंड को आसानी से हराते हुए टी शर्ट उतार कर जश्न मनाया। भारत की मेंस मिक्स्ड डिसेबिलिटी टीम ने इंग्लैंड मेंस मिक्स्ड डिसेबिलिटी टीम को 118 रनों से हरा दिया। हालांकि 7 मैचेस की सीरीज का नतीजा 4-3 से इंग्लैंड के नाम रहा। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने सीरीज का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 206 पर 4 बनाया। इतना बड़ा स्कोर कैलम फ्लिन की टीम के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ और वे लक्ष्य से काफी पीछे रह गए। पूरी टीम 88 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। दोस्तों, भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद DCCI ने लॉर्ड्स की बालकनी में खिलाड़ियों और अधिकारियों द्वारा अपने ब्लेजर उतारने का एक वीडियो पोस्ट किया है। ये मिश्रित दिव्यांग प्रारूप में शारीरिक और श्रवण सहित विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों की टीम है। दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और साथ ही साथ रेडियो उड़ान के अन्य कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिख भेजिए। आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी को MBBS के लिए अयोग्य बताने से पहले बतानी होगी कार्यात्मक कमी, राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट से समय रैना को मिले सच्ची कोशिशों के अच्छे नतीजे, इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में FIR रद्द। हादसे में दिव्यांग को भारी मुआवजा, हेलमेट न पहनना लापरवाही नहीं, दिल्ली MACT का बड़ा फैसला।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांगजनों के लिए फिल्मों को अधिक सुलभ बनाने पर दिया जोर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर उत्तर मध्य रेलवे ने डॉक्यूमेंट्री जारी की। चंडीगढ़ में नेत्रहीन बेरोजगारों का संघर्ष, 14 अगस्त की बैठक बेनतीजा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दिव्यांगजनों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। यूपी में जन सुनवाई के दौरान अनोखा मामला सामने आया। युवक बोला, मेरा फर्जी खाता बनाकर दिव्यांग पेंशन ली जा रही है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होंगे मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल और पैरा एथलीट एकता भ्यान। लॉर्ड्स की बालकनी में सौरव गांगुली स्टाइल सेलिब्रेशन। भारतीय दिव्यांग टीम ने इंग्लैंड को हराकर उतारी